यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके जो टूल है उन टूल में हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर्स को व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये वेक्टर है, वेक्टर क्या है? वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, वेक्टर क्या है? वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है और होस्ट बॉडी के इनसाइड रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जो वेक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मिड भी होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल सेल में नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी एज ए वेक्टर की तरह काम करता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, अपना एक डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है, जे वेक्टर मींस फॉरेन डीएनए सेगमेंट को के साथ बाइंड होके क्या करता है, रेप्लिकेशन होस्ट बॉडी के इनसाइड यानी कि होस्ट बॉडी के सेल में रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ओके, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मीन्स है ईस्ट के इनसाइड भी क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जे वेक्टर यूज होते हैं। एंड बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, बात करते हैं बाक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर की बात करते हैं। तो ये क्या है? ये वेक्टर है बेस्ड ऑन नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया के इनसाइड जो सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड, वो क्या है, एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मींस क्या है, जे वेक्टर। ठीक है, वो क्या है, वेक्टर है। वो कंटेन करता है जीन्स, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। सेम एज क्या है, ईस्ट है, यानी कि जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम याक है, ठीक है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर याक है, वो भी क्या है, वो भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, किसके लिए? वेक्टर के लिए। ठीक है, वो भी क्या किया जाता है, जे वेक्टर यूज किया जाता है, जिससे जो फॉरेन डीएनए है उसके साथ उसको बाइंड करके उससे क्या किया जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म की जाती है होस्ट सेल के इनसाइड। ओके, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का जो ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये क्या है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और जो इसके पास एक्स्ट्रा डीएनए है, जिस जो क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ओके, और इसमें क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन मींस सेम टाइप की अपनी कॉपी बनाने की कैपेसिटी होती है, और ये क्या होता है, बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के साथ साथ किसमें होता है, ईस्ट में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जो बैक्टीरिया है ये सेल डिवीजन करता है, ये हम देख रहे हैं। तो ये जब सेल डिवीजन करता है तो 2 सेल में डिवाइड होता है, और दोनों सेल में क्या होते हैं, अपने अपने न्यूक्लियोइड एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड, यू नो, ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, PBR 322 वेक्टर, इसको क्या किया था, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको 1977 में बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज के द्वारा बनाया गया। ओके, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्या है, वो बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो क्या होता है, बैक्टीरिया और ईस्ट के इनसाइड नेचुरली पाया जाता है।
ठीक है। तो जो ये PBR 322 वेक्टर बनाया गया प्लाज्मिड से, ये क्या है, ये जो प्लाज्मिड है ये नेचुरली पाया जाता है और इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके, ठीक है, इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके लेबोरेटरी में एज ए वेक्टर बनाया गया, ठीक है। और जो ये PBR 322 वेक्टर है, ये क्या है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर, वेक्टर मीन्स ये क्या करेगा, जो इसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की जो पावर है, ये उस पावर को फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड होकर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। ओके, इसीलिए हम इसको कहते हैं टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने 1977 में क्या किया, एक वेक्टर बनाया, प्लाज्मिड वेक्टर, जिसका नाम है PBR 322। ओके, इसमें जो P है वो स्टैंड करता है प्लाज्मिड को, जबकि जो B है वो बॉलिवर को, और जो R है वो स्टैंड करता है रोड्रिग्यूज। ओके, और जो 322 है वो क्या है, वो एक न्यूमेरिकल यानी कि एक न्यूमरल है, जो क्या करता है, जो अदर प्लाज्मिड है उनसे डिस्टिंग्विश करता है, उनसे अलग करता है, ठीक है, क्योंकि सेम लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था, इसलिए वो क्या है, एक नंबर है 322, ठीक है। तो यहाँ पर PBR क्या हुआ, P हुआ प्लाज्मिड, B बॉलिवर और R रोड्रिग्यूज। बॉलिवर और रोड्रिग्यूज ने ही क्या किया था, इस प्लाज्मिड को, ठीक है, मीन्स जो सिंपली प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाई करके एज ए वेक्टर, एज ए प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड वेक्टर में, ठीक है, जो कि क्या है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, उस ई कोलाई बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाई किया गया बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने, ठीक है। तो उन्होंने इसको मॉडिफाई किया गया, तो इसमें क्या है, ये 2 जीन है, एक MP, ठीक है, AMP, एम्प्लिसिन, R क्या हो गया, रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये हमें एक लाइट कह सकते हैं हम, पिंक कलर दिख रहा है, ये क्या है, एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, जिसके पास क्या है, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है, PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। सेकेंड रेसिस्टेंट जीन है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी एक लाइट पिंक कलर में, जो 2 रेस्ट्रिक्शन साइट BAM H1 एंड SAL1, ये 2 क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। यू नो अबाउट रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर डीएनए है जिसको हम कह रहे हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, इसमें ये 2 जीन है, एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। एम्प्लिसिन जीन में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, BAM H1 एंड SAL1, ठीक है। EcoR फर्स्ट, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, इसकी स्टडी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। और ये है क्लाल फर्स्ट, हिंद थर्ड, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये PVU सेकंड, ये भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। रोप क्या है, रोप एक ऐसा जीन है जो कोड है प्रोटीन के लिए, ठीक है, और जो जिसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट के लिए रोल होता है रोप का, ठीक है। और ORI साइट, ये एक ऐसी साइट होती है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फीचर है, ठीक है, इस प्लाज्मिड वेक्टर के जो फीचर हैं, इस क्लोनिंग वेक्टर
PBR 322 के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स क्या है, ये जो वेक्टर है ये यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए इस वेक्टर का यूज होता है। कैसे यूज होता है, जब जो फॉरेन डीएनए होता है, इंसर्शन डीएनए और चॉइस या हमारे जो डिजायर जीन है उसको हम क्या करते हैं इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो इस क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 की जो फीचर्स है, ठीक है, वो क्या है, एक तो इसमें क्या होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, सेकेंड इसमें होता है सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, थर्ड क्लोनिंग साइट एंड फोर्थ वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, ठीक है, उन क्लोनिंग वेक्टर में PBR 322 भी है जिसके पास 4 यूनिक फीचर है, origin of replication, selectable marker, cloning site, vector for cloning in plants and animals। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट origin of replication ORI। ठीक है, ORI क्या है, origin of replication मीन्स बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज ने ये बताया है कि डीएनए के जो ये प्लाज्मिड है इसमें ये जो ORI साइट है, ये जो ORI साइट है ये क्या करता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। ओके, क्या करता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। यहां से क्या होती है, रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है। ठीक है, कोई भी फॉरेन डीएनए जब इस प्लाज्मिड के साथ बाइंड होगा तो वो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो ORI है ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा और नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ होगी, जब ये होस्ट बॉडी के सेल के इनसाइड पहुंच जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ये प्लाज्मिड को जब होस्ट बॉडी के इनसाइड पहुंचाया जाता है तो वहां पर क्या करता है, ये ORI साइड से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। क्लियर है, तो जो सीक्वेंस है ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ORI, जो ये डीएनए का जो ये सीक्वेंस है ORI वाला, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो नंबर ऑफ कॉपीज है डीएनए की, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज है उनको कंट्रोल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ORI की होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओके, तो इसमें ह्यूमन बीइंग की अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग वो इसमें क्या कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता है। जितना उसको नंबर ऑफ कॉपीज की डिजायर होती है वो पर्सन क्या करता है, उतने हायर नंबर ऑफ कॉपीज को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइड, जहां से क्या होती है, रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है। सेकेंड आता है सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स, ये दोनों ही क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। इनको सिलेक्टेबल मार्कर क्यों कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, बट क्यों कहते हैं, इनको सिलेक्टेबल मार्कर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी वेक्टर के लिए ये रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है कि वो क्या करे, कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी जीन को आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को सेलेक्ट करके मार्क करने की जो पावर होती है वो होती है इन दोनों जीन में, एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में। इसकी वजह से इन दोनों को क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इनको सेलेक्टेबल मार्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को सिलेक्ट करके परमिट करते हैं। ठीक है, ये काम होता है इन दोनों रेसिस्टेंस जीन का, इसलिए इनको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो डीएनए का जो पीस है, ठीक है, उसको होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को ये दो जो जीन है, एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, ये इस चीज को
सेलेक्ट करते हैं, परमिट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इनको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट क्या है? जहां पर फॉरेन डीएनए, ठीक है, एलियन डीएनए क्या होगा, रिकम्बाइंड होगा, उसको कहेंगे हम क्लोनिंग साइट। ठीक है, जैसे बाम H1 साल 1, PST1, PBU1, EcoR फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, हिन थर्ड, PBU सेकंड, ये क्या है? ये क्लोनिंग साइट्स है। ठीक है, इन्हीं क्लोनिंग साइट को हम क्या कहते हैं? इन क्लोनिंग साइट को हम क्या कह सकते हैं? रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉग्निशन साइट, ये रिकॉग्निशन एंजाइम है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे जो फॉरेन डीएनए आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है उसके पास 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, PBU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। एंड टेट्रासाइक्लिन के पास क्या है? बाम H1 एंड SAL1, 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए, ठीक है, के सीक्वेंस को और इस प्लाज्मिड के सीक्वेंस को कट करके उन दोनों को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से बाइंड करके रिकॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? हम उसको नेक्स्ट किस में? होस्ट बैक्टीरियम के अंदर जाएंगे जहां से ये करेगा सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि जो AMP और TTR है, ठीक है, एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में ही ये 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बाम H1 एंड SAL1। ठीक है, अब एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट के लिए भी मैं कहूंगा कि CBSE के स्टूडेंट या जो NCERT बुक से पढ़ते हैं कि जो एग्जांपल है कि अगर फॉरेन डीएनए को, ठीक है, बाम H1 साइट के साथ लाइगेज किया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है, मींस हम कह सकते हैं लाइगेड फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट। ठीक है, तब क्या होगा? क्योंकि बाम H1 साइट है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में, तो इससे क्या होगा? अगर इस साइट के साथ फॉरेन डीएनए लाइगेड होगा तो मींस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के ऊपर क्या लगेगा? कट लगेगा, जिससे इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट ये क्या करेगा? अपनी जो इसके पास पावर है, ठीक है, उसको ये लूज कर देगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगी? एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करेगा? सेपरेट करने की जरूरत होगी एम्प्लिसिलिन की। ठीक है, सपोज एक बैक्टीरिया के पास क्या है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है और दूसरे के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसमें क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स है ये जिसमें होंगे ये तब क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट करेंगे, और जिसके पास एंटीबॉडी रेसिस्टेंट जीन नहीं होंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर बाम H1 साइट पर क्या होता है कि फॉरेन और एलियन डीएनए को लाइगेट किया जाता है। ठीक है, तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो प्लाज्मिड क्या करता है? उसकी जो एक्टिवेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर कट लग गए, टेट्रासाइक्लिन की एक्टिवेशन खत्म। इसी को कहते हैं हम। अब जैसे इंसर्ट हुआ फॉरेन डीएनए, यहाँ पर इंसर्ट हुआ, इसकी क्या होगी? ये इनएक्टिव हो गया टेट्रासाइक्लिन, इसको क्या कहते हैं हम? इनएक्टिव इंसर्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इनएक्टिव इंसर्शन कहते हैं। अब इसी में क्या होता है कि फॉरेन डीएनए तो क्या हो गया?
बाइंड हो गया, बट टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और इनएक्टिव होने पे क्या हो गया कि फिर जब हम उसको क्या करते हैं, एम्प्लिसिलिन मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लिसिलिन मीडियम में हम ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, एम्प्लिसिलिन मीडियम में ग्रो करने पर, ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर अब हम एम्प्लिसिलिन मीडियम में इनको, इस बैक्टीरियल, इस प्लाज्मिड को ग्रो करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर जो एम्प्लिसिलिन है, ठीक है, उस मीडियम कल्चर में ग्रो करने पर ये जो एम्प्लिसिलिन कंटेनिंग मीडियम होगा, इस मीडियम में जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर हम इसको फिर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराएं तो वहां क्या होगा, ये ग्रो नहीं करेगा, ये रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में हमने फॉरेन डीएनए को रिकम्बाइन किया था, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन की जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसकी जो पावर है, जो जीन की कैपेसिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, उसके पास नहीं है। इसलिए अगर हम उसको, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कल्चर करते हैं तो क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करता है। ठीक है, और अगर इस रिकॉम्बिनेंट को जहां पर टेट्रासाइक्लिन जीन के साइट पर बाम H1 पर फॉरेन डीएनए को लाइगेज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है और इसको एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के साथ वाले कल्चर मीडियम में, एम्प्लिसिलिन कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, तो एम्प्लिसिलिन कल्चर मीडियम में ग्रो करने पर क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। ठीक है, तो यही से क्या हो गया, ये जो रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, ये जो रेसिस्टेंट जीन्स हैं, ये अगर दोनों, ठीक है, ये दोनों किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे हैं, ये इसमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है, अगर ये जो डीएनए है, प्लाज्मिड है, अगर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट की कंडीशन में है तो ये दोनों मीडियम में ग्रो करेगा। क्लियर है? ठीक है, दोनों मीडियम में ग्रो करेगा, बोथ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स हेल्प करता है सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इसमें क्या करता है, अब इससे क्या होगा कि जो वन रेसिस्टेंट जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स है वो ट्रांसफॉर्मेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, जबकि जो सेकंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, तो सेकंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कौन है, ये हमने एक एग्जांपल से ले रखा है, तो ये जीन क्या होगा, ये जीन इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। इनएक्टिवेट क्यों होगा, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। ठीक है, एंड हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसी को क्या कहते हैं हम, हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो समझ गए कि जो क्लोनिंग साइट है, वो क्लोनिंग साइट में क्या फंक्शनिंग है इन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन और एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन की। ठीक है, तो जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, यहाँ पर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने पर ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इसी को कहते हैं इनएक्टिव इंसर्शन। ठीक है, जबकि जो एएमपी यानी कि एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, ये एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट की के सिलेक्शन के लिए क्या करता है, एम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंट जीन हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्लोनिंग के लिए कौन से वेक्टर होते हैं, यू नो, आपने नाम सुना होगा एगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस, ठीक है, एंड आल्सो रेट्रोवायरस। हम देखते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट में जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन है, और जो एनिमल है उसमें क्लोनिंग वेक्टर कौन है। ठीक है, एगारोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस एक पैथोजन है,
ठीक है, जो क्या करता है, बहुत सारे जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें डिजीज कॉज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिजीज कॉज होता है। और फिर क्या करता है, डिजीज कॉज कैसे करता है, इसका जो डीएनए है, ठीक है, वो जब नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, वहां पर ट्यूमर ट्यूमर इंड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, जो क्या होता है, पैथोजन के लिए एक केमिकल, ठीक है, पैथोजन के लिए क्या होता है, एक केमिकल होता है जो उसकी जो डिजीज कॉजिंग है, जो उसकी पैथोजेनिसिटी है, उसके लिए वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब जो पैथोजन है एगारोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, ठीक है, इस पैथोजन को क्या किया जाता है, ठीक है, तो इस पैथोजन को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, मॉडिफाई करके इसको क्या बनाया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इसको यूज किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका जो जीन है वो ट्यूमर को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसमें कुछ इंड्यूस की कैपेसिटी है, इसलिए इस एगारोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस के प्लाज्मिड को, जिसको हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, इसको मॉडिफाई किया जाता है और मॉडिफाई करके उसको क्लोनिंग वेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, जिससे उसमें क्या होंगे, कोई भी पैथोजेंस के कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया प्लांट्स के लिए। सेकंड, एनिमल्स। एनिमल्स यू नो, अब हम जानते हैं कि रिट्रोवायरस क्या है, एक ऐसा वायरस है जो एनिमल्स में नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं एनिमल्स के लिए कौन सा क्लोनिंग वेक्टर होगा, रिट्रोवायरस। लेकिन कैसे, अभी जो रिट्रोवायरस है वो एक ऐसा वायरस है जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, तो जो रिट्रोवायरस है, ठीक है, इसी तरह से क्या किया जाता है, रिट्रोवायरस भी क्या किया जाता है, रिट्रोवायरस को डिसहार्म्ड बनाया जाता है। ठीक है, मींस जो हार्म नहीं करेगा, जो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में नहीं चेंज करेगा, इस तरह की उसको बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है कि डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल के अंदर एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जाए। ठीक है, तो ये था PBR 322 वेक्टर और उसके यूनिक फीचर एंड उसके साइट्स। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।